हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, हमने स्टार्ट किया था फिज़िकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। फिज़िकल डिविजन्स ऑफ इंडिया की 3 क्लासेस हमने आपकी ले ली थी, जिसमें फर्स्ट क्लास में हमने हिमालयाज़ के बारे में, सेकेंड क्लास में हमने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में और थर्ड क्लास में हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ा था। आज फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया सीरीज़ की 4th क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको जो पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ाया था, तो उसमें मैंने कोस्टल प्लेन्स के बारे में आपको बता ही दिया था। आज हम कोस्टल प्लेन्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हमारा, जैसा हमने बताया था आपको, कि ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है पूरा, और इसमें जो यहाँ पे नर्मदा रिवर आती है, उसके ऊपर वाला रीजन सेंट्रल हाईलैंड्स आ जाती हैं, और ये नीचे वाला रीजन जो है वो डिक्कैन प्लेट्यू है। ठीक है, तो डिक्कैन प्लेट्यू के ये वाला जो हमारे आ जाती हैं, इनको हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोल देते हैं, और इनको हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, और तब मैंने आपको ये भी समझाया था कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं, इनकी हाइट जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ इंक्रीज़ करती है, और इनकी हाइट कंपैरेटिवली ईस्टर्न घाट्स के ज़्यादा है। ठीक है, तो उन्हीं के बेसिस पे जो क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिवर जो है वो इस तरफ फ्लो करती हैं, तो उसकी वजह से जो कोस्टल प्लेन्स हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं जो वो ज़्यादा वाइडर हैं, और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो कंपैरेटिवली ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के कम वाइडर हैं। ठीक है, तो आइए अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे वो है कोस्टल प्लेन्स, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आइलैंड्स के बारे में। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको जब भी हम क्लास लें तो आपकी उसको नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले पहुंचे। तो कोस्टल प्लेन स्टार्ट करते हैं। एक कोस्टल प्लेन क्या होते हैं, पहले व्हाट इज़ द कोस्टल प्लेन। तो कोस्टल प्लेन क्या होता है, एक फ्लैट लैंड होती है, लो लाइंग लैंड होती है, ये एडजेसेंट टू समुंदर। ठीक है, समुंदर या ओशन के साथ वाली जो लो लाइंग और फ्लैट लैंड होती है, उसी को हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं। ये जो कोस्टल प्लेन है इंडिया के, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के दोनों साइड पे आते हैं। ठीक है ना, ईस्टर्न साइड पे भी आते हैं, ईस्टर्न वाले को हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं, और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू के वेस्ट साइड आते हैं उनको हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं। दे एक्सटेंड अबाउट, और इनकी यानी ये जो कोस्टल प्लेन है हमारे वेस्टर्न वाले और ईस्टर्न वाले, इनकी टोटल बाउंड्री कितनी बनती है, जो गुजरात से लेके दूसरी साइड वेस्ट बंगाल तक, ये टोटल बनती है 6150 किलोमीटर फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ, गुजरात से लेके वेस्ट टू वेस्ट बंगाल तक ईस्ट में। ठीक है, वेस्ट रन ऑफ कच्छ से लेके वेस्ट बंगाल तक जो ईस्ट में है, वहाँ तक इनकी बाउंड्री जो है वो 6150 किलोमीटर है। दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड, और इनको हम अगर डिवाइड करें, ये जो हमारे कोस्टल प्लेन है, इनको हम ब्रॉडली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जो हमारे वेस्टर्न साइड वाले आएंगे उनको हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोल देते हैं, और जो हमारे ईस्टर्न वाली साइड में आएंगे उनको हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। द 2 कोस्टल प्लेन्स मीट, और ये दोनों कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो हमारे तमिलनाडु में कन्याकुमारी, जो हमारा साउथर्न पॉइंट है, वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, जो साउथर्न मोस्ट टिप है हमारी इंडियन मेन लैंड की जो साउथर्न मोस्ट टिप है कन्याकुमारी, वहाँ पे ये दोनों प्लेन्स जो हैं वो मिलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले वेस्टर्न कोस्ट के बारे में। इट लाइज बिटवीन द, वेस्टर्न कोस्ट कहाँ पे आती है, वेस्टर्न कोस्ट हमारी अराबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में जो लो लाइंग और फ्लैट लैंड आती है हमारी, उसको हम बोलेंगे वेस्टर्न कोस्ट। इट इज़ ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर ऑफ इट, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन होंगे वो उनकी जो है वो बिड्थ कम होगी। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिवर जो है वो किसकी तरफ फ्लो करती हैं, ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, तो वहाँ पे जो प्लेन्स बनेंगे उनकी विड्थ जो है वो ज़्यादा होगी, तो इसीलिए इनकी विड्थ कम है, लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है। द प्लेन्स बिगन एट, और ये जो प्लेन्स है वेस्टर्न प्लेन्स जो हैं, ये गुजरात से स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं तमिलनाडु में। ठीक है, इट इंक्लूड्स, और इसमें कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, महाराष्ट्र आती है, गोवा आती है, कर्नाटका आती है, केरल आता है और तमिलनाडु आता है। ये मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा। इस जो वेस्टर्न कोस्ट है, हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, इनको हमने 4 आगे फर्दर सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। द काठीवार प्लेन, जो गुजरात वाला प्लेन एरिया है, उसको हम बोलते हैं काठीवार प्लेन,
और जो कांकन प्लेन है जो मुंबई से लेकर गोवा तक है उसको हम कांकन प्लेन बोलते हैं। कैनाड प्लेन जो कर्नाटका है, कर्नाटका में जो प्लेन आता है उसको हम कैनाड प्लेन बोलते हैं। और मालाबर प्लेन आता है केरला और तमिलनाडु के बीच में जो प्लेन आएगा उसको हम मालाबर प्लेन बोलेंगे। और मालाबर प्लेन का एक फीचर है कि इसमें कयाल्स मिलती हैं, और कयाल्स क्या होती हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, और ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना हमारे, ये एक एग्जाम्पल है सबमर्ज कोस्टल प्लेन की। सबमर्ज कोस्टल प्लेन का मीनिंग होता है इनके कुछ कुछ पार्ट जो है वो सबमर्ज हो गए हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो गुजरात में एक सिटी थी हमारी, द्वारका सिटी थी गुजरात में एक, वो भी अभी जो है वो सबमर्ज हो गई है, ठीक है। तो इसके कुछ कुछ पार्ट जो है वो सबमर्ज हो गए हैं अराबियन सी में। द रिवर अलॉन्ग द कोस्ट फ्रॉम, और जो रिवर्स हैं जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने आपको डिक्कन प्लेटू पढ़ाया था, तो जो रिवर्स ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं यानी वे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, वो क्या बनाती हैं, वो डेल्टा बनाती हैं। और जो रिवर वेस्टर्न की तरफ फ्लो करती हैं, क्योंकि वो रिवर तो हैं ही छोटी छोटी, दो ही रिवर्स हैं नर्मदा और तपी, जो हमारे गुजरात वाले ऊपर वाले एरिया से गिरती हैं आके अराबियन सी में, और बाकी रिवर छोटी छोटी रिवर्स हैं तो वो क्या बनाती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं। अब एस्चुरीज होता क्या है, तो एस्चुरीज मैं आपको बता दूं, तो एस्चुरीज मतलब छोटी छोटी रिवर्स होती हैं, उनका वो हिस्सा जिस जगह से वो रिवर जो है वो ओशन वाले पानी के साथ मिक्स होती हैं, तो वो वाला एरिया जहाँ पे रिवर जो है वो ओशन वाले पानी के साथ मिक्स होती हैं, तो उस रीजन में क्या होता है, वहाँ पे फिशिंग वगैरह बड़ी होती है, क्योंकि फिश मिलती हैं वहाँ पे बहुत सारी, ठीक है। तो आपको एस्चुरीज मीनिंग क्या होगा, सिंपल मीनिंग है कि यहाँ पे फ्रेश वाटर लेक और साल्ट वाटर लेक जिस जगह पे मिलता है जाके, वहाँ पे क्या बनती हैं, एस्चुरीज बनती हैं, बस, ठीक है। द रिवर अलॉन्ग द, ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ये जो एस्चुरीज होती हैं ये फिश के लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं, ठीक है। तो ये पढ़ रहे हैं हम। मैंने आपको बताया कि जो हमारा गुजरात वाला एरिया है, जो गुजरात के अंडर आती है हमारी कोस्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आप देख पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं काठीवार प्लेन, ठीक है। फिर उससे जो महाराष्ट्र के बीच में जो रीजन आता है हमारा, जैसे आप देख रहे हो बिल्कुल सामने यहाँ पे, जो महाराष्ट्र के बीच में प्लेन आता है उसको हम बोलते हैं द कोंकण प्लेन। और जो हमारा कर्नाटका के बीच, महाराष्ट्र और गोवा के बीच वाला दोनों का प्लेन जो है वो कोंकण प्लेन हो गया। और फिर जो कर्नाटका के बीच में प्लेन आएगा उसको कनाड प्लेन बोलेंगे। और ये जो केरला और तमिलनाडु का थोड़ा सा पार्ट, ठीक है, तमिलनाडु का पार्शली पार्ट है, तो इसको बोलते हैं मैलाबर कोस्ट। और मैलाबर कोस्ट में जो है जो एक बहुत ही डिफरेंट जो फीचर देखा जाता है वो है कयाल्स। और कयाल्स क्या होती हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि जो वेस्टर्न की तरफ रिवर्स फ्लो कर रही हैं वो एस्चुरीज बना रही हैं। देखो ये होता है डेल्टा, ये जो बे ऑफ बंगाल ईस्ट की तरफ रिवर्स फ्लो करेंगी वो डेल्टा बनाएंगी। डेल्टा आपको पता ही है कि जब रिवर समुद्र के पास पहुंचने वाली होती है तो रिवर डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज में चेंज हो जाती है, ठीक है, छोटी छोटी चैनल्स में चेंज हो जाती है, और फिर अपना लोड जो है वो डिपॉजिट करना शुरू कर दी है। तो जब अपना लोड डिपॉजिट करना शुरू करती है तो वहाँ पे क्या बन जाते हैं, बड़े बड़े प्लेन बन जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, डेल्टास बोलते हैं। यहाँ पे आप एस्ट्री देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो प्लेन है ही नहीं, बिल्कुल बहुत कम कम प्लेन है, तो यहाँ पे रिवर्स डायरेक्ट आती हैं। और ये जो बन रहा है ना, इसको हम बोल रहे हैं एस्ट्री, यानी यहाँ पे फ्रेश वाटर पानी, फ्रेश वाटर रिवर्स का और साल्ट वाटर लेक्स का मिलता है जिस जगह पे, वहाँ पे ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, और यहाँ पे फिश वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम एस्ट्रीज बोलते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। Malabar coast comprises the wettest region of southern coast as the western Ghats intercept the moisture-laden monsoon rains। मैंने आपको जब डिकन प्लेट्यू के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज़्यादा बारिश होती है एज कंपैरेटिवली टू द ईस्टर्न घाट्स। ऐसा मैंने क्यों कहा था, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे इंडियन ओशन से मानसून आती हैं तो इसके साथ जो है वो ऐसे टकराती हैं, ठीक है, इसके बिल्कुल अगेंस्ट टकराती हैं। तो अगेंस्ट टकराने के बाद इनकी माउंटेन्स की ये जो घाट्स हैं हमारी वेस्टर्न घाट्स, इनकी थोड़ी हाइट भी कंपैरेटिवली ईस्टर्न घाट्स के ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो है वो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये मालाबर कोस्ट है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो इधर ही टकराती हैं, ठीक है। तो मालाबर कोस्ट को वेटेस्ट रीजन बोलते हैं, ठीक है, वेटेस्ट रीजन यानी इसमें यहाँ पे बहुत सारी जो है वो बारिश होती है, ठीक है।
और ईस्टर्न कोस्ट में क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, वहाँ पे ये जो मानसून विंड्स हैं ये अलांग चलती हैं, उसके पैरेलल चलती हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जब वहाँ पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको समझा दिया कि मालाबर कोस्ट जो है ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में ये जो 4 हमने सेक्शंस पढ़ी, उन चारों सेक्शन में से जो मालाबर कोस्ट वाली सेक्शन है वो सबसे बेटेस्ट पार्ट है। इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन द कॉन्कन प्लेन इज़ वाइडर देन अदर्स। और जो कॉन्कन प्लेन है, इनमें जो कॉन्कन प्लेन है वो बाकी प्लेन से ज़्यादा वाइडर है। यानी ये जो महाराष्ट्र वाला प्लेन है एज कंपेरेटिवली टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के साथ नहीं इसको कंपैरिजन कर रहे, सिर्फ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के कंपैरेटिव में ये वाला जो रीजन है ये बाकी रीजन से ज़्यादा वाइडर है। नेक्स्ट है मालाबर कोस्ट इज़ नोन फॉर न्यूमरस क्याल्स। और जो वेस्टर्न कोस्ट है वो क्याल्स के लिए जानी जाती है। यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट फीचर्स जो है वो क्याल्स के दिखते हैं। अब क्याल्स क्या होती हैं, व्हाट इज़ क्याल्स? तो मालाबर कोस्ट में एक हमारा ये मैं बता रहा हूँ आपको जैसे डिस्टिंक्टिव फीचर है इसका, ठीक है, जो क्या बनाता है, क्याल्स बनाता है। क्याल्स क्या होती हैं? ये बैक वाटर होते हैं, वेव वाटर मान लो या लेगून्स मान लो, ये शैलो लेगून्स हो गए या इनलेट्स ऑफ द सी। मैं आपको सिंपल मीनिंग बताता हूँ, ठीक है। लाई पैरेलल टू द कोस्ट लाइन। यहाँ पे चलते हैं कोस्ट पे, फिर मैं आपको सिंपल बताता हूँ। यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए ये रिवर आ रही है, ये रिवर आ रही है फ्रेश वाटर लेक लेके। अगर यहाँ पे तो सामने दिख रही है, अगर ये रिवर कहीं यहाँ पे क्या बनाएगी, लेक बनाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो लेक बनाएगी यानी बैक वाटर होगा, लेक बनाएगी। और ये लेक जो है वो बहुत सारी फील्ड्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये लेक जो है ये फिर बाद में यही लेक का पानी कहाँ पे जाएगा, जाके समुंदर में गिर जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बैक वाटर, यानी जो पानी पहले फ्रेश वाटर आ रहा है रिवर्स का, फिर वो लेक बना रहा है और फिर वो जाके समुद्र में गिर रहा है। तो इन्हीं ऐसे फीचर्स को ही हम क्याल्स बोलते हैं। और ये ऐसा माना जाता है कि ये जो लेक्स बने होते हैं ये किनकी वजह से बने होते हैं, समुंदर में जब वेव्स आती हैं तो समुंदर की वेव से ही ये लेक्स जो हैं वो बने होते हैं, ठीक है। तब पानी जो है वो पीछे तक आता है, तो तब जो है ये लेक्स बनते हैं, ठीक है। फिर इनमें फ्रेश वाटर से ये भर जाते हैं। तो चलिए अब हम दूसरी वाले कोस्टल प्लेन्स पे चलते हैं। दूसरा कोस्टल प्लेन है हमारे पास ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इट लाइज बिटवीन, ये बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच में आता है ये वाला प्लेन। ये जो प्लेन है अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट ये वाइडर है कंपैरेटिवली टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और इसकी जो विड्थ है वो 100, उसकी 50 किलोमीटर थी, इसकी 100 टू 130 किलोमीटर के बीच बीच में इसकी विड्थ है। ये फैला हुआ है तमिलनाडु से लेके वेस्ट ऑफ बंगाल तक, ठीक है। और आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा से क्रॉस करते, मतलब उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जो है वो इसी के अलॉन्ग आते हैं। लार्ज रिवर सच एज, जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टाज ऑन द कोस्ट। और ये जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं ये बड़े बड़े डेल्टाज जो हैं वो यहाँ पे इस कोस्टल प्लेन में बनाती हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। इट रिप्रेजेंट ए एमरजेंट कोस्ट। एमरजेंट कोस्ट का मीनिंग होता है कि ये, जैसे मैंने आपको बताया कि जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके कुछ पार्ट जो हैं वो सबमर्ज भी हुए हैं, जैसे गुजरात में द्वारका एक सिटी थी वो सबमर्ज हो गई है। तो इसी तरह से ये जो वाले ईस्टर्न वाले कोस्टल प्लेन्स हैं ये इनका कोई भी हिस्सा अभी तक जो है वो सबमर्ज नहीं हुआ है, और बल्कि ये बढ़ रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं। बढ़ कैसे रहे हैं, आपको पता है कि ये कुछ रिवर जो है वो हिमालय से आ रही हैं, जैसे ये भी रिवर जो है वो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, ये वेस्टर्न घाट से आ रही हैं। तो इनके ये अपने साथ बहुत सारा अलूवियम लाती हैं जिससे डेल्टाज बनते हैं, और ये लगातार कंटिन्यूसली डेल्टाज जो हैं वो बढ़ रहे हैं, तो ये फिर कोस्ट भी बढ़ रही है, ठीक है। और ये जो कोस्ट है ईस्टर्न कोस्ट ये फर्टाइल है ड्यू टू अलूवियल साइल, क्योंकि यहाँ पे अलूवियल साइल की डिपोजिशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इस का है द चिलिका लेक इज़ द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। जो चिलिका लेक है सबसे बड़ा साल्ट वाटर लेक है जो इंडिया में, वो लाई करता है स्टेट्स ऑफ उड़ीसा स्टेट में आता है, टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा, महानदी डेल्टा के साउथ में आता है, ठीक है। द रीजन रिसीव्स बोथ द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट मानसून रेन्स। अब नॉर्थ ईस्ट कौन सी रेन्स होती हैं, साउथ वेस्ट कौन सी रेन्स होती हैं? साउथ वेस्ट मानसून हो गई जो हमारी
इंडियन ओशन से आती हैं, ठीक है, जिनको हम मानसून विंड्स बोलते हैं, वो हो गए साउथ वेस्ट। और नॉर्थ ईस्ट हो गए जो हमारी रीट्रीट मानसून्स होती हैं। रीट्रीट यानी जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन से जाती हैं। जो साउथ वेस्ट होती हैं वो समुंदर से प्लेन्स की तरफ आती हैं, नॉर्थर्न प्लेन्स की तरफ। और ये जो हमारी नॉर्थ ईस्ट होती हैं ये नॉर्दर्न प्लेन से समुंदर की तरफ वापस जब जाती हैं, तो इन दोनों की वजह से जो है ईस्टर्न प्लेन में बारिश होती है। द रीजन ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से सब डिवाइडेड, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसका रीजन जो है वो सब डिवाइडेड किया गया है। जो हमारा आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल और हाफ ऑफ द आंध्र प्रदेश तक जाता है उसको हम नॉर्दर्न किरकार बोलते हैं। और जो हाफ आंध्र प्रदेश से लेके फिर तमिलनाडु तक जाता है उसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। आइए अब हम मैप में देखते हैं। तो मैंने कहा था कि यहाँ पे एज़ कंपेरेटिवली टू द वेस्टर्न घाट्स बारिश इसलिए कम होती है क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से जो है वो आती हैं, ठीक है, यहाँ से मानसून विंड्स आती हैं। तो यहाँ पे इसके तो अक्रॉस टकराती हैं, इसके अगेंस्ट टकराती हैं, लेकिन ये देखो आप इसके तो पैरेलल जा रही हैं। इसके पैरेलल जाने की वजह से इन रेन की वजह से यहाँ पे बहुत कम बारिश जो है वो होती है। इनको हम बोल रहे हैं साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत इससे भी बारिश हो जाती है, ऐसे ये मुड़ जाती हैं फिर यहाँ से टकरा के ऊपर से, तो फिर थोड़ी बहुत इनसे होती है। बाकी जो है जब यहाँ से वापस जो है रेन्स आती हैं हमारी नॉर्थ ईस्ट रीजन से, जिनको हम रीट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, उनकी वजह से भी यहाँ पे जो है वो बारिश होती है। तो यहाँ पे दो वजह से बारिश जो है वो होती है, ठीक है। दूसरा हमने कहा कि इसको हमने दो सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, जहाँ से वेस्ट बंगाल से लेके यहाँ तक हाफ ऑफ द आंध्र प्रदेश तक इसको हम नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं। और यहाँ से तमिलनाडु से लेके हाफ आंध्र प्रदेश तक इसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। फिर हमने कहा कि ये एज़ कंपेरेटिवली टू द वेस्टर्न कोस्ट ज़्यादा वाइडर है। और जो हमारा जो उड़ीसा में मैंने आपको कहा चिलिका लेक जो सबसे बड़ा साल्ट वाटर लेक है भारत में, वो कहाँ पे आता है? वो आता है यहाँ पे समथिंग, यहाँ पे महानदी रिवर है, तो इसके साउथ का मीनिंग हो गया यहाँ कहीं पे जो है वो चिलिका लेक आता है, ठीक है, जो सबसे बड़ा साल्ट वाटर लेक है इंडिया का। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमारी जो है कोस्टल प्लेन्स जो है वो ख़त्म हो गई। इसमें हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स दोनों को जो है वो डिटेल में कवर कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं आइलैंड्स के बारे में। आइलैंड क्या होती है? व्हाट इज आइलैंड? एन आइलैंड आर आइजल। आइलैंड को हम आइजल भी बोलते हैं। इज एनी पीस ऑफ लैंड, एक पीस ऑफ लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसको हम आइलैंड बोलते हैं। सिंपल। Apart from the large number of islands in the near proximity of the Indian coast, there are two main groups of islands. कह रहे हैं कि नंबर ऑफ आइलैंड्स जो हमारी हैं हमारे ओशन में, उसको हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। जो हमारी हेयर देयर आर टू मेन ग्रुप्स, दो मेन ग्रुप्स हैं आइलैंड्स के हमारे इंडियन टेरिटरी में, ठीक है। इंडियन टेरिटरी का मीनिंग होता है कि ये जो आइलैंड्स हैं यहाँ पे ये टेरिटरीज हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहती हैं, ठीक है। वन इज जो पहली है हमारी लक्षद्वीप आइलैंड और जो अराबियन सी में है, और दूसरी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो वे ऑफ बंगाल में आती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये क्या है? यूनियन टेरिटरीज हैं। देयर आर आल्सो ऑफ, और ये तो समुद्र वाली आइलैंड्स आ गई ना, लेकिन हमारे पास रिवर आइलैंड भी है, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी जब हमने हिमालय रीजन्स के बारे में पढ़ा था। तो माजुली जो है वो सबसे बड़ी रिवर आइलैंड है, ठीक है। माजुली इन द ब्रह्मपुत्रा रिवर, मैंने आपको बताया था, इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड यानी यहाँ पे लोग रहते हैं, रिवर आइलैंड है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी रिवराइन आइलैंड जो है वो माजुली है। ब्रह्मपुत्रा रिवर बनाती है, यहाँ पे लोग भी रहते हैं, और फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है इंडिया की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है इंडिया की, ठीक है। फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है इंडिया की, ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले आइलैंड अंडमान एंड निकोबार के बारे में। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर ए ग्रुप ऑफ 572 आइलैंड्स ऑफ विच 38 आर इनहेबिटेड। जो आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड है हमारी, उसमें 572 आइलैंड्स हैं, और जिसमें से 38 जो हैं, 38 के ऊपर ही लोग जो है वो रहते हैं। These are located in Bay of Bengal
दीज आइलैंड्स लाई क्लोज टू द इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ये जो आइलैंड्स है, जैसे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से 9 डिग्री 10 डिग्री चैनल जो है वो पास करते हैं, तो आपको पता है 23 इक्वेटर 0 डिग्री होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है 23 पे, जो हमारे इंडिया के सेंटर से पास करता है। तो इंडिया, ये जो हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ये बिल्कुल दोनों आइलैंड लगभग ये इक्वेटर के पास आ जाती हैं बड़ी। तो इक्वेटर के पास आने की वजह से यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है। अब इक्वेटोरियल क्लाइमेट कौन सा होता है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट जो है वो ऐसा क्लाइमेट होता है यहाँ पे मतलब बारिशें भी ठीक ठाक होती हैं, गर्मी भी ठीक ठाक होगी, और यहाँ पे एक जैसा क्लाइमेट, यानी यहाँ पे ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, एक जैसा क्लाइमेट रहता है थ्रू आउट द ईयर। बारिशें एक जैसी होती रहेंगी थ्रू आउट द ईयर, धूप एक जैसी रहेगी, गर्मी एक जैसी रहेगी। तो ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, क्योंकि आपको पता है कि जो इक्वेटर पे ही सन की जो है वो सबसे ज़्यादा गर्मी जो है वो पड़ती है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा बारिशें भी होंगी, ठीक है। और समुंदर चारों तरफ होने की वजह से ना ठंड होगी ना गर्मी होगी, ठीक है, एक जैसा मौसम रहेगा। ऐसे क्लाइमेट को हम इक्वेटोरियल क्लाइमेट बोलते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमराइन माउंटेन रेंज अराकन योमा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा कहा जाता है, मतलब बिलीव किया जाता है कि ये जो आइलैंड है हमारी अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है, ये एक सबमराइन माउंटेन है। एक जो ऐसी माउंटेन जो आधी समुद्र में डूबी हुई है और आधी उसकी जो है वो एलिवेटेड पार्ट ऊपर है। और कौन सी रेंज है ये? अराकोना योमा रेंज। अब मैं आपको मैप में दिखाता हूँ ये अराकोना योमा रेंज है क्या, ठीक है। तो अराकाना योमा रेंज जो है हमारी, ये जो पूर्वांचल हिल्स जो मैंने आपको बताया था हमारे ईस्टर्न में आती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको समझाया था ना कि यहाँ पे आती हैं पूर्वांचल हिल्स, ठीक है। ये आ रही हैं हमारी पूर्वांचल हिल्स। यहाँ से जब ये पूर्वांचल हिल्स म्यांमार में एंटर करती हैं तो इनको जो है म्यांमार में जाके इनका नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। और यही हिल्स जो म्यांमार से होके आ रही हैं, यही हिल्स जो हैं आगे तक जा रही हैं, और इन्हीं हिल्स का जो पार्ट है वो आधा समुद्र में डूबा हुआ है और आधा जो ऊपर है वो क्या है? निकोबार एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे आपको बर्मा दिख रहा होगा, तो म्यांमार को ही बर्मा जो है वो पहले बोला जाता था। जब यहाँ पे फिर मिलिट्री रूल आ गया था, तो 1989 में जब यहाँ पे मिलिट्री रूल आया तो उन्होंने म्यांमार रख दिया नाम चेंज करके। और फिर जब मिलिट्री रूल दोबारा ख़त्म हुआ तो अब जो है वो नाम रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ म्यांमार रखा गया है। इनके नाम की बड़ी कंट्रोवर्सी है, उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा लेक्चर जो है वो उस पर नहीं है, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में समझना होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बता दूंगा। तो नेक्स्ट हम बाकी के पॉइंट्स देखते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया कि जो हमारी पूर्वांचल हिल्स हैं वही जब म्यांमार से होती हुई आगे जाती हैं तो उन्हीं हिल्स को की जो है वो अंडमान और निकोबार है। तो उन्हीं हिल्स, पूर्वांचल हिल्स ही जो म्यांमार पे जब जाती हैं तो उनका नाम अराकन योमा रख दिया जाता है, ठीक है। तो उस वही हिल्स जो हैं उनका आधा सबमर्ज पार्ट जो है वो समुद्र में है और आधा ऊपर है जो अंडमान और निकोबार है। द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज इन द नॉर्थ इज सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल फ्रॉम निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द साउथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है JKSSB के कि 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है, ठीक है। जो नॉर्थन में अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं उसको सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल फ्रॉम द साउथर्न निकोबार आइलैंड ग्रुप। अब ये चैनल होते क्या हैं? ये चैनल नथिंग बट ए लैटिट्यूड, ठीक है। जो लैटिट्यूड्स होते हैं हमारे उन्हीं को हम चैनल्स बोलते हैं। वो लैटिट्यूड यहाँ से गुजरता है, इस चैनल से, वाटर चैनल से। चैनल, वाटर का चैनल भी मैंने आपको समझाया था, जो दो लैंड मासेस को डिवाइड करे उसको वाटर चैनल बोलते हैं। यहाँ से 9 डिग्री लैटिट्यूड गुजरता है जिसको हम 10 डिग्री लैटिट्यूड गुजरता है जिसको हम 10 डिग्री चैनल जो है वो बोल रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। द अंडमान ग्रुप इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, और अंडमान को भी हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान जो सबसे बड़ा है, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, हम कह रहे हैं कि जो नॉर्थ में आता है नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, लोअर अंडमान और
साउथ लिटिल अंडमान आ गया ना, ठीक है, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। और इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? मिडल अंडमान जो है वो सबसे यहाँ पे बड़ा है। और पोर्ट ब्लेयर जो है वो यहाँ पे साउथ अंडमान में आता है। यहाँ पे जो नीचे आता है पूरा, उस वहाँ पे ही पोर्ट ब्लेयर आता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है अंडमान एंड निकोबार का, ठीक है। यहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। अब हम दूसरे, और यहाँ से जो है वो 10 डिग्री चैनल पास करता है। यहाँ से ये जो है, यहाँ से 10 डिग्री चैनल जो है वो पास करता है। अब हम पहले बाकी के पॉइंट्स पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। रोज आइलैंड, जिसका नाम जो है 2018 में चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस रख दिया गया, वो सबसे छोटी आइलैंड है। तो रॉस आइलैंड जो है वो सबसे छोटी आइलैंड है अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड की। द कैपिटल पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड इन साउथ अंडमान। मैंने आपको जैसा बताया कि साउथ अंडमान में ही पोर्ट ब्लेयर लोकेटेड है, जो कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है अंडमान एंड निकोबार का। डनकन पैसेज जो एक स्ट्रेट है 48 किलोमीटर बाइट, जो सेपरेट करती है रूटलैंड आइलैंड यानी पार्ट ऑफ द ग्रेट अंडमान को, कहाँ से? लिटिल अंडमान टू द साउथ से, ठीक है। ग्रेट अंडमान यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे कहीं है ये। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। द निकोबार ग्रुप इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। अब हम चलते हैं निकोबार पे। तो निकोबार को भी हमने फर्दर सब डिवाइड किया हुआ है सब ग्रुप्स में, मिडल निकोबार एंड द ग्रेट निकोबार। इसमें 3 आते हैं हमारे, कार निकोबार, मिडल निकोबार, ग्रेट निकोबार। स्मॉलेस्ट इज पोलियोमिलो आइलैंड। पोलियोमिलो आइलैंड जो है वो सबसे छोटी आइलैंड है निकोबार ग्रुप में। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो ये जो ग्रेट निकोबार है ये लार्जेस्ट है इन निकोबार आइलैंड। ये जो ग्रेट निकोबार है ना, ये सिर्फ लार्जेस्ट है इन द निकोबार आइलैंड। अगर आपको ये पूछा जाए कि निकोबार आइलैंड में सबसे बड़ी आइलैंड कौन सी है, तो निकोबार आइलैंड ग्रुप में सबसे बड़ी आइलैंड आएगी ग्रेट निकोबार। लेकिन अगर ओवरऑल पूछा जाए, अगर आपको ये पूछा जाए कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सबसे बड़ी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सबसे बड़ी आइलैंड ग्रुप आइलैंड कौन सी है, तो उसमें सबसे बड़ी जो आएगी वो आएगी मिडल अंडमान, जो है वो सबसे बड़ी है, ठीक है। और रास आइलैंड जो है वो स्मॉलेस्ट आइलैंड आएगी। तो इसमें अगर हमें पूछा जाए कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट कौन सी है, तो वो पोलियोमिलो आइलैंड है। और ये निकोबार में भी स्मॉलेस्ट है। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो उसमें जो है वो ऊपर वाली ही स्मॉलेस्ट आएगी, ठीक है। इंडियाज़ ओनली एक्टिव वाल्कनो, और जो इंडिया का सिर्फ एक एक्टिव वाल्कनो जो है, जिसको वैरन आइलैंड बोलते हैं, वो भी अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप में ही आती हैं, ठीक है। समथिंग कहीं पोर्ट ब्लेयर के साथ यहाँ पे आती हैं, ये यहाँ पे है लगभग, बैरन आइलैंड यहाँ पे है कहीं। जो एक्टिव वाल्कनो है, इंडिया का ओनली एक्टिव वाल्कनो है, जिसमें यानी एक्टिव वाल्कनो मीनिंग होता है जिसमें अभी भी जो है वो लावा गर्म हो रहा है, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सम इम्पॉर्टेंट जो माउंटेन पीक्स हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप में, सैडल पीक है जो नॉर्थ अंडमान में आती है, जिसकी जो सबसे हाईएस्ट है 738 मीटर। यानी अगर आपको ओवरऑल बात, ये आपको ध्यान से सुन लेना दोबारा, कि जो ओवरऑल बात करेंगे, या अगर ओवरऑल बात करेंगे तो सबसे ऊंची जो आएगी वो आएगी हमारी सैडल पीक अंडमान एंड निकोबार ओवरऑल में, ठीक है। और अंडमान में ही ये भी ऊंची, अंडमान में ही यही आएगी और ओवरऑल भी यही आएगी। माउंट देवोलो ये मिडल अंडमान में आती है 515 मीटर। माउंट कोयोब ये साउथ अंडमान में आती है 460। एंड माउंट थ्रिलर जो ग्रेट निकोबार में आती है 642। यानी अगर आपको निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में बोलेंगे तो ये निकोबार आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड में सबसे ऊंची पीक है, ठीक है। निकोबार में सबसे ऊंची ये आएगी, और अंडमान में सबसे ऊंची वो आएगी, ऊपर वाली आएगी सैडल। और अगर ओवरऑल बात करेंगे तो तब भी सैडल ही आएगी। इन 2018 रॉस आइलैंड का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा गया इस आइलैंड का ग्रुप टू ट्राइब्यूट द सुभाष चंद्र बोस। नील आइलैंड जो थी उसका नाम जो है वो शहीद आइलैंड रखा गया। और हैवलॉक आइलैंड जो थी उसका नाम स्वराज आइलैंड चेंज करके रखा गया 2018 टू ट्राइब्यूट दिस,
ठीक है, इनको ट्राइब्यूट करने के लिए। दूसरी आइलैंड के बारे में अब हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में मैंने आपको डिटेल में पॉइंट समझा दिए हैं। तो दूसरी है लक्षद्वीप आइलैंड। द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइज क्लोज टू द मालाबर कोस्ट। ये मालाबर कोस्ट जो हमने पढ़ी उसके पास ही ये वाले केरला की जो मालाबर कोस्ट है उस और अरेबियन सी में ये आते हैं, मालाबर कोस्ट के नज़दीक ही। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 36 और लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप में 36 आइलैंड्स आती हैं, जिसमें से 11 ही इनहेबिटेड है, यानी 11 में लोग रहते हैं। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कंपोज्ड ऑफ सोमाल। और ये बनी किसकी हैं, ये जो आइलैंड्स हैं वो किसकी बनी हैं, कोराल आइलैंड्स हैं। ये कोराल आइलैंड्स हैं। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोराल, पहले मैं आपको कोराल समझा देता हूँ। तो कोराल जो है वो एक शॉर्ट लिव्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको कोराल पॉलिप्स बोलते हैं, जो एक कॉलोनीज में रहते हैं, झुंडों में रहते हैं। और ये कहाँ पे ज़्यादा होती हैं, ये शैलो वाटर, यहाँ पे पानी कम डूंगा हो और पानी मिट्टी वाला नहीं होना चाहिए, साफ़ पानी हो और गर्म पानी हो, वहाँ पे ये डेवलप होते हैं। और ये क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रेट करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। और कोरल सिक्रेशन एंड देयर स्केलेटन्स फॉर्म। और फिर क्या होता है कि जब जो पहले वाली पॉलिप्स मरेंगी, दूसरी वाली उसके ऊपर डेवलप होंगी, फिर वो उनकी डेथ होगी क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड है, बड़ी जल्दी मर जाती हैं, फिर वो उसके ऊपर डेवलप होंगी। तो जब ये पॉलिप्स एक दूसरे के ऊपर डेवलप होती हैं तो लेयर वाइज लेयर बनती जाती है। तो उनको वही स्केलेटन्स, वही इनके जो स्केलेटन्स होते हैं वो सिक्रेट होते जाते हैं और डिपॉजिट बना देते हैं, एक रीफ की फॉर्म में जो है वो डिपॉजिट बनाते हैं। दे आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। और ये जो रीफ्स बनाते हैं ये 3 तरह की रीफ्स होती हैं, बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ और एटॉल्स रीफ। और अगर हम रीफ की एग्जांपल मैं आपको दूं तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया की, वो गुड एग्जांपल है, ठीक है, बैरियर रीफ की। और अटॉल्स एंड सर्कुलर आर हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ्स। अटॉल्स जो है सर्कुलर शेप की या हार्स शू शेप की जो है रीफ्स होती हैं। अब ये रीफ्स क्या होती हैं, अब आपको थोड़े और दिक्कत हो गई, रीफ्स क्या होती हैं। तो रीफ्स कुछ समथिंग ये अंडर वाटर, यानी अंडर वाटर जो ऊंची ऊंची हमें थोड़ी थोड़ी स्ट्रक्चर्स उठते हैं, पानी के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स हमें ऊपर उठते हैं उन्हीं को हम रीफ बोलते हैं, यानी कोराल की बनी होती हैं ये रीफ्स, ठीक है। तो ये आप सामने देख पा रहे हो इमेज में भी, इनको हम रीफ्स बोलते हैं। तो चलिए अब हम बाकी के पॉइंट्स देखते हैं। अब आपको पता चल गया ये किसकी बनी हुई हैं, कोराल आइलैंड्स हैं। अर्लियर देवर, और पहले इनको क्या बोला जाता था, लेकेटाई, मिनिकॉय, अमनदीप जो है वो इनको अलग अलग नाम से जाना जाता था। फिर 1973 को इन सबको जो है वो एक कॉमन नाम दिया गया, लक्षद्वीप, ठीक है। अभी भी इनको इन नाम से जाना जाता है, लेकिन अब इनको कॉमन नाम दिया गया है, लक्षद्वीप। मिनिकॉय इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड। और जो मिनिकॉय है वो इन सब आइलैंड्स में से सबसे बड़ी आइलैंड है, विद आइलैंड विद एन एरिया जिसका 453 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है मिनिकॉय आइलैंड का। द पिटी आइलैंड विच इज़ इनहेबिटेड। और जो इस इन्हीं आइलैंड ग्रुप में एक पिटी आइलैंड है जो अनइनहेबिटेड है, यानी यहाँ पे लोग वगैरह नहीं रहते हैं, लेकिन वहाँ पे बर्ड सेंचुरी है। और वहाँ पे कौन से बर्ड्स आते हैं, जो बर्ड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते रहते हैं ना, वो वाले बर्ड्स जो हैं वो वहाँ पे आते हैं। और कावारती, इस आइलैंड की कावारती जो है वो कैपिटल है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि अंडमान एंड निकोबार की पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, और यहाँ पे कावारती जो है वो कैपिटल है। ये भी क्वेश्चन जो है वो अभी अभी JKSSB के एग्ज़ाम में आया था। और अब बात करते हैं चैनल की। तो यहाँ पे जो मेन पार्ट्स हैं लक्षद्वीप आइलैंड के, वो उनमें से 9 डिग्री चैनल पास करता है, जो मिनिकॉय को सेपरेट करता है मेन पार्ट्स ऑफ द लक्षद्वीप के। जो बाकी के ऊपर वाले पार्ट्स हैं और मिनिकॉय को सेपरेट कर देता है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। और 8 डिग्री चैनल जो है, जो लक्षद्वीप का पार्ट है मिनिकॉय आइलैंड, उसको सेपरेट करता है मालदीव से, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने कोराल्स पहले आपको समझा दिया, तो अब हम बात करते हैं मैप में, ठीक है। यहाँ पे आप सामने देख रहे हो ये लेकेडाइव है, ठीक है, ये अमनदीप है। और यहाँ पे, यहाँ कहीं नीचे आके जो है वो यहाँ पे आया नहीं है मैप में, यहाँ कहीं जो है यहाँ पे आती है हमारी मिनिकॉय। तो यहाँ पे आप सामने देख रहे हो ये 9 डिग्री चैनल पास कर रहा है, ये मिनिकॉय आइलैंड को जो है वो ऊपर वाले पार्ट से सेपरेट करता है, जो अभी अभी क्लास 4 के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, कि 9 डिग्री चैनल कहाँ से पास करता है। फिर 8 डिग्री चैनल, अब जहाँ पे मिनिकॉय यहाँ पे आ गया ऊपर, तो यहाँ कहीं से
यहाँ पे यहाँ पे आ गया मिनी काय, तो यहाँ काय से जो है वो 8 डिग्री चैनल पास करता है, जो मिनी काय को नीचे हमारे मालदीव है उससे सेपरेट करता है। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, पूछे जा चुका है, तो आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, रीफ्स क्या होती हैं मैंने आपको बता दिया पहले का। अब फ्रेंड्स आज का जो हमारी क्लास थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब रिवीजन का टाइम है, तो आइए अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, केआल्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है क्योंकि ये एक बहुत ही अगर मैं बात करूँ तो डिस्टिंग्विश फीचर है। सारी बाकी आइलैंड बाकी जो कोस्टल प्लेन्स हैं उनमें ये वाला फीचर नहीं दिखता है, ये सिर्फ मालाबर कोस्ट में ही दिखता है कयाल्स। तो इसीलिए ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कयाल्स जो है वो कौन सी कोस्टल प्लेन में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे नॉर्थन सरकार में नहीं, कनाड में नहीं, तो मालाबर कोस्ट में जो है वो कयाल्स देखने को मिलती हैं, जो डिस्टिंग्विश फीचर है यहाँ का। ठीक है, मालाबर कोस्ट का डिस्टिंग्विश फीचर है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म डेल्टा ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट में इनमें से कौन सी रिवर जो है वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ रिवर जाती हैं वो सारी डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, और ये वाली रिवर्स तो हैं भी मेजर रिवर्स हैं, बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, ये तो डेल्टा बनाती ही बनाती हैं। तो यहाँ पे फिर क्या आंसर आएगा, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट। यहाँ पे ये वाली रिवर्स तो ईस्टर्न है, ये भी ईस्टर्न है, ये भी ईस्टर्न है, पर ये यहाँ पे आपको दिख रहा है नर्मदा रिवर, ये तो वेस्टर्न फ्लोइंग है। ठीक है, ये तो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, अराबियन सी में गिरती है। तो जो रिवर्स अराबियन सी में गिरती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो एस्चुरीज बनाती हैं। तो यहाँ पे नर्मदा रिवर जो है वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ निकोबार ग्रुप, तो निकोबार ग्रुप की, अब यहाँ पे ओवरऑल नहीं पूछा गया, ये आपको ध्यान रखना है। जो सैडल पीक है यहाँ पे हमने पढ़ा, जो सैडल पीक थी हमारी वो अंडमान, और अंडमान की सबसे हाईएस्ट थी। अगर हम ओवरऑल बात करें अंडमान निकोबार की तब भी वो हाईएस्ट थी। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे अब निकोबार की पूछी है, तो जब हमें निकोबार की पूछेगा तो फिर सैडल नहीं आएगा, फिर कौन सा आएगा, माउंट थ्योलर। तो माउंट थ्योलर जो है वो निकोबार की हाईएस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे माउंट थ्योलर दी ही नहीं है, तो इसका मतलब आएगा नन ऑफ द अबव, इसका सही आंसर है। द अंडमान ग्रुप इज सेपरेटेड फ्रॉम निकोबार ग्रुप, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन, कि अंडमान ग्रुप जो है वो निकोबार ग्रुप से सेपरेटेड है, कौन से डिग्री चैनल से, तो वो सेपरेटेड है 10 डिग्री चैनल से। ये बहुत कंफ्यूजिंग है चैनल, इनको आप ध्यान से देख लेना। 9 डिग्री, 10 डिग्री, 8 डिग्री। मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो 9 डिग्री है वो अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है, जो 10 डिग्री अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है, जो 9 डिग्री है वो मिनी काय आइलैंड को बाकी वाली लक्षद्वीप की जो ऊपर वाली आइलैंड्स हैं उनसे सेपरेट करता है, और जो 8 डिग्री चैनल है वो मिनी काय आइलैंड जो लक्षद्वीप आइलैंड की पार्ट है उसको मालदीव से सेपरेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज लार्जेस्ट, लक्षद्वीप में सबसे बड़ी आइलैंड कौन सी है, तो लक्षद्वीप में सबसे बड़ी आइलैंड मिनी काय आइलैंड है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे हमारी जो फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया की सीरीज़ थी वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, आगे कल से हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, तो मिलेंगे फिर आपके साथ एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सबसे पहले हमारी क्लास की नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं फिर आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।